मेरी टॉप 4 प्रायोरिटी है। अगर उसमें से कोई भी मिल जाता है तो मैं पीसीएस ट्राई नहीं करूँगा। जब प्रीलिम्स हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसमें जी जान लगा ही दें। एक बार सुरक्षित हो जाए। फिर 5 पेपर 6 लिख रहे हैं। तो आपको उस 3 घंटे में अपने व्यक्तित्व को केंद्र से हटा के थोड़ा-सा आपको यूपी ओरिएंटेड होना ही होना है। ब्लैक पेन यूज़ ही नहीं किया हूँ कभी भी। मैं ब्लू पेन का ही यूज़ करता था। परिभाषा, उसकी फ्रेमिंग, उसके प्रारूप तैयार कर लिए थे और उसी में मैं लास्ट टाइम मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन होते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र रहते हैं लेकिन नहीं पढ़े होते हैं। आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है? कि अगर आप एग्जामिनर को सहजता के साथ अपनी कॉपी प्रस्तुत करते हैं तो वो भी आसानी से नंबर आपको बाँटेगा। हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों कल रात में 11:45 पर यूपीपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो हम आयोग के गेट पर ही थे और भैया भी हमारे साथ थे। जब उनका रिजल्ट आया वहीं पर रिजल्ट देखे थे। तो आज के इस वीडियो में इनसे डिटेल में जानने वाले हैं, क्या इनकी रणनीति रही, कैसे इनकी तैयारी, क्योंकि हिंदी माध्यम से आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट भी आता है कि हिंदी माध्यम के जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं उनका इंटरव्यू कीजिए ताकि हमें भी गाइडेंस मिल पाए कैसे हमें तैयारी करनी है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है तो उसके भी बारे में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा वो थोड़ा बताइए? जी, मेरा नाम प्रेमशंकर सिंह है। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। वहीं मेरा स्नातक एविंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में हुआ है 2023 में। उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, किस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है अभी आपका? जी, मेरा असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स पे। 100 रैंक के साथ। जी, 100 रैंक। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के कितना टाइम पहले आप वहाँ आयोग के गेट पर पहुँच चुके थे? क्योंकि आपका आयोग के पास ही आपका रूम पड़ता है, तो कितना टाइम पहले आप पहुँच गए थे? मैं आयोग तो पहुँच गया था 9:30 बजे ही हाँ। वहाँ पे। 9:30 बजे से वेट कर रहा था जहाँ आप लोग भी थे। तो हम लोग साथ ही वेट कर रहे थे, 12 बज गया मतलब साढ़े 11:48 पे रिजल्ट आया था। तब तक तो हम लोग वहीं थे। जैसे-जैसे समय बीत रहा था तो आपको लग रहा था हो सकता है आयोग पे क्योंकि हलचल दिख नहीं रही थी, आपको लग रहा था कि आएगा कि नहीं आएगा ऐसा कुछ मन में चल रहा था? जी, बिल्कुल। लास्ट में तो हमको लगा हम होप खो ही दिए थे, वहाँ से निकलने ही वाले थे। तब तक जैसे पत्रिका पहुँचे वहाँ रिज़ल्ट आ गया। फिर वापस हम यहाँ से गए वहाँ पे। हाँ। पॉज़िटिव दिखा मेरे को, संतुष्टिजनक मेरे को पोस्ट दिखी। मेरा मेरा सेकंड प्रायोरिटी ही था मेरा हाँ। असिस्टेंट कमिश्नर, वही मेरे को मिला। तो मैं सैटिस्फाई हुआ। मैं सोचा कि चलते हैं, मिलते हैं वहाँ से। कुछ भैया लोग थे तो उनसे भी उनका भी देखना था, हुँ। जिनका दुर्भाग्यवश हुआ नहीं। कैसा फीलिंग रहा जब रिजल्ट आपने पहली बार देखा, पीडीएफ में नाम देखा आपने तो? मतलब फीलिंग उस समय का क्या बता सकते हैं, वो बहुत मतलब कि है सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। हुँ। यही बता सकता हूँ कि बहुत मतलब कि लग रहा था कि हाँ, फ्यूचर बहुत सिक्योर हो गया। हुँ। क्योंकि हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जहाँ पे ग्रुप डी का अगर कोई जॉब प प्राप्त कर लेता है ना, उसके लिए लोग कितना खुश होते हैं, उसके लिए जुलूस निकाल देते हैं। और मेरी भी बैकग्राउंड ऐसे ही रही है। तो एक अधिकारी बनना मेरे लिए तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हो सकता है कि इससे भविष्य तो बहुत सुरक्षित ही हो गया और आगे भी होगा। होम डिस्ट्रिक्ट कौन-सा पड़ता है आपका? मेरा बलिया जिला पड़ता है जी। अच्छा, तो पहले किसको फ़ोन किया आपने रात में क्योंकि 12 बज रहा था, किसको फ़ोन किया पहले बताया आपने? मेरे घर पे मेरी बहन जगी हुई थी और बहन क्या वो तो पूरी रात ही जग गई मेरी वज़ह से, रिज़ल्ट की वज़ह से। तो मेरा सबसे पहले उससे ही बात हुआ। मैंने कॉल किया, फिर उसके बाद उसने पापा को जगाया, मम्मी को जगाया, फिर उन दोनों लोगों से बात हुआ। जी। तो अभी आप बता रहे थे रात भर सोए नहीं, सबका कॉल आ रहा था, यही सब में लगे पड़े थे, अभी तक 10-11 बज रहा है। जी, जी, बिल्कुल नहीं सोए हैं क्योंकि मतलब ऐसे-ऐसे मतलब मुझे नहीं पता कि नंबर कहाँ से लोगों को मिल रहा है, तो वहाँ से वो कॉल आ रहा है और मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि मेरे मामा कॉल किए हैं, मैं उनको भैया बोल रहा हूँ। ऐसा हो गया। फिर वो लोग बता रहे हैं कि मैं मामा हूँ, फिर नमस्ते बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेरा जो कॉन्टैक्ट है मात्र 20 से 25 लोग हैं मेरे कॉन्टैक्ट में, मैं रखता हूँ नहीं। तैयारी के दौरान बिल्कुल मैं कॉन्टैक्ट में किसी के साथ नहीं था घर के अलावा। तो मुझे नहीं पता कि कौन किसका नंबर है। तो है वही उन्हीं लोग को टैकल कर रहा हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे क्योंकि रिज़ल्ट के बाद बहुत संवेदनशील चीज़ें हो जाती हैं, लोगों को सँभालना है क्योंकि वो सोचेंगे कि घमंडी हो गया है ये सारी चीज़ें, तो इसको भी संतुलित सिचुएशन करना ऐसा है। होता है कई बार कॉल रिसीव नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा व्यस्त जी, तो मैं उनको कॉल बैक कर रहा हूँ। पीसीएस के लिए आपका कौन-सा अटेम्प्ट है और मीडियम तो आपका हिंदी माध्यम रहा है, अटेम्प्ट कौन-सा? जी, मेरा पीसीएस का प्रथम ही प्रयास था ये। तो इसके साथ भी कोई और एग्ज़ाम दे रहे थे क्या? जी, मैं यूपीएससी दे रहा था, यूपीएससी। यूपीएससी। जी। अभी आप बता रहे थे बीपीएससी भी साथ में दे रहे थे, कहाँ तक तो पहुँचे? नहीं बीपीएससी का भी मेरा प्रथम ही प्रयास था। जैसे कि 10 अप्रैल या 12 अप्रैल को बीपीएससी का प्रीलिम्स था और 12 जो दिसंबर था 2024 उस समय बीपीएससी का प्रीलिम्स था और 22 जो दिसंबर था 10 दिन बाद यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स था। मैंने उस समय दिया इसको, सोचा मुझे दे देना चाहिए एक बार प्लान बी को ट्राई करते हैं। एक ही बार मैंने यूपीएससी दिया था। तो उसमें हुआ नहीं था तो मैंने सोचा ये दे देते हैं। तो देखा मैं कि पहले बीपीएससी का रिजल्ट आ गया तो बीपीएससी में मेरा प्रीलिम्स हुआ था। तो मैंने अप्रैल में उसका मेंस लिखा, उसमें भी इंटरव्यू कॉल मेरा हुआ। तो उसका मैंने इंटरव्यू दिया है, उसका रिजल्ट संभव है कि 20 अप्रैल तक उसका भी रिजल्ट आ जाए। जी। तो कैसे आपने किया? क्योंकि आपका पहली जो प्रायोरिटी थी आपकी यूपीएससी थी, उसके बाद आपने सोचा कि स्टेट पीसीएस ट्राई करना चाहिए, आपने पीसीएस ट्राई किया, यहाँ पर भी आपकी इंटरव्यू कॉल हुई, फाइनल सिलेक्शन हो गया, अभी बीपीएससी का रिजल्ट फाइनल पेंडिंग है। कैसे मतलब आपको लगा कि यूपीएससी के अलावा भी स्टेट पीसीएस ट्राई करना चाहिए?
जी, जहाँ तक मेरा जो बैकग्राउंड है, मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा-सा सिक्योर कर लेना चाहिए लाइफ़ को। तो क्योंकि मेरे पिताजी की भी उम्र हो रही है करीब 52-55 वर्ष हो रही है, तो मुझे लगा सुरक्षित कर लेना चाहिए मेरे भविष्य को भी। तो मैं सोचा कि एक बार प्लान बी को ट्राई करते हैं। मेरा ये अंत में था क्योंकि 40 वर्ष तक इसमें एज होता है देने का। मैं सोचा कि अनलिमिटेड दे सकते हैं, मैं सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। तो वही मैंने इसको ट्राई ही किया था, जब प्रीलिम्स हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसमें जी-जान लगा ही दें। एक बार सुरक्षित हो जाए, जो फ्यूचर है। तो मैंने इस पे जी-जान लगा दिया, तो बीपीएससी का मेरा जो मेंस था उसमें मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। यूपीएससी के लिए मुझे 40 दिन मिले, तो उसमें मैंने जो उसके एक्स्ट्रा जो सिलेबस थे मैंने उसको अच्छे से कवर किया। और जो मेरे पुराने प्रैक्टिस थे वो मेरे इसमें काम आए और इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन अच्छा, हुआ। इस बार आप 25 वाला मेंस दे रहे हैं कि नहीं? जी, नहीं, मैंने उसके बाद पीसीएस ट्राई ही नहीं किया क्योंकि मैंने बीपीएससी का ट्राई एक बार फिर से कर लिया था, तो उसमें मेरा हो गया था, उसका रिज़ल्ट पहले ही आ गया, तो मैंने यूपी पीसीएस फिर ट्राई नहीं किया। उसके बाद मैं यूपीएससी पे ही फ़ोकस हो गया। आपका जिस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, क्या इसके बाद अब पीसीएस फिर से ट्राई करें या फिर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ सिक्योर हो गया, अभी यूपीएससी की तरफ चलना चाहिए? जी नहीं, इसके बाद तो मैं पीसीएस ट्राई बिल्कुल ही नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यही मेरा यही मानना था कि जो मेरी टॉप 4 प्रायोरिटी है, अगर उसमें से कोई भी मिल जाता है तो मैं पीसीएस ट्राई नहीं करूँगा। 5400 ग्रेड पे का है, काफ़ी सिक्योर है। किस पे रखा था आपने? मैंने पहले पे डेप्यूटी कलेक्टर रखा था, दूसरे पे मैंने असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स रखा था जो कि मुझे मिल गया है। तीसरे पे मैंने एआरटीओ रखा था, चौथे पे टीओ रखा था, ट्रेजरी ऑफिसर। डीवाईएसपी नहीं रखा? जी, डीवाईएसपी नहीं रखा था, उसमें मुझे लग रहा था कि मैं अगर उसमें जाता हूँ तो मैं आगे यूपीएससी की तैयारी सही से नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने यहाँ भी डीवाईएसपी नहीं रखा, मैंने बीपीएससी में भी नहीं रखा। तो मुझे यूपीएससी ही मुख्यतः तैयारी करनी है, तो मैं एक बार यहाँ सिक्योर हो जाऊँगा तो मैं अच्छे खासे समय में दे सकता हूँ। ये संतुष्टि रहेगी मेरे पास कि मैं मतलब मेरी लाइफ़ जो है इनसिक्योर नहीं है। जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो कहीं कोचिंग वगैरह की थी या कैसे तैयारी की स्टार्टिंग रही? कब से आपने तैयारी स्टार्ट की है? जी, मैंने दृष्टि में फाउंडेशन बैच जॉइन किया था, लेकिन मैंने उसकी क्लासेस नहीं की थी हुँ। क्योंकि मैं देखा कि वहाँ पे बहुत लेंदी मतलब जा रहा है जो सब्जेक्ट है, तो मैंने उसके बाद सेल्फ स्टडी की थी। हालाँकि मैं ब बीच जो में छोड़ दिया था क्या? नहीं, मैं 2022 के 22 में ही फरवरी में ये फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट रहा हूँ दृष्टि का, 22 में। तो उसके बाद मैं बीच में मेरा तबीयत खराब हो गया था, डेंगू हो गया था, तो मैं यहाँ से चला गया था। उसके बाद मेरी तैयारी कंटिन्यू हुई है 2023 में, जनवरी 2023 से। तो उसके बाद मैं मेंटरशिप में हो गया था, दृष्टि के ही मेंटरशिप में यूपीएससी के। तब से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। फिर मैं मेरा जो पहला प्रयास था मैंने 2024 में दिया, उसमें मेरे सीसेट में 99 थे और जो जीएस थे 77 थे, यानी 7 नंबर से नहीं हुआ था। फिर मैंने ट्राई किया पीसीएस, तो पीसीएस दिया तो उसके बाद मेरा हो गया। यानी मुख्यतः मैं फ़ोकस था यूपीएससी पे ही। अच्छा, हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क आपको लगता है? क्योंकि आपके बहुत सारे साथी होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में मेंस लिखे होंगे, आपने हिंदी मीडियम में लिखा। कॉपी वगैरह भी आपकी शायद मेंटरशिप में चेक होती रही होगी, तो आपको कुछ डिफरेंस लगता है दोनों में? नहीं, मुझे लगता है कि डिफ़रेंस नहीं है। मैं यही मतलब सुझाव दूँगा कि आपकी जो कॉपी की फ्रेमिंग है, वो आप इंग्लिश को कॉपी करें। बाकी कंटेंट अपना रखें, वो मौलिक होना चाहिए और मतलब कि वही फ्रेमिंग मतलब क्या हुआ, आपका जो भी प्रस्तुतिकरण है, वो इंग्लिश को कॉपी करिए। ये नहीं कि आप सारी चीज़ें पैराग्राफ में ही लिख रहे हैं, आप उसको पॉइंट वाइज़ दीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप एग्ज़ामिनर को सहजता के साथ अपनी कॉपी प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी आसानी से नंबर आपको बाँटेगा। क्या आपने मतलब सोर्स फ़ॉलो किया था पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए अपने ख़ासकर अगर प्रीलिम्स की बात करें, क्या एक्स्ट्रा आपने एफर्ट लगाया था यूपीएससी के अलावा? मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट यही लगाया था कि थोड़ा ये यहाँ ऑब्जेक्टिव ज़्यादा होता है, मतलब कि फैक्चुअल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने फैक्चुअल जो भी वो मतलब लिस्ट थे, मैंने उसकी लिस्टिंग कर ली थी फैक्चुअल, जैसे पर्वत हैं, नदियाँ हैं, ठीक है? हिस्ट्री के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हैं, जो भी वंशावली है, वो मैंने अच्छे से रट लिया था। और करंट अफ़ेयर्स का वैल्यू ज़्यादा है पीसीएस में, तो करंट अफ़ेयर्स मैंने मंथली फॉलो किया ही था, लेकिन जो लास्ट टाइम आई दृष्टि आती है, मैंने उसको मल्टीपल टाइम पढ़ा था। तो उससे मेरा मतलब हो अच्छा, गया था। प्रीलिम्स के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक आपने नहीं पढ़ी थी मतलब नहीं, फैक्चुअल नहीं। के लिए या यूपीएससी जो पढ़ते थे वही काम नहीं, आए? जो मैं यूपीएससी के पढ़ा था, वही पढ़ा था। बाकी कोई भी मैंने घटना चक्र आज तक छुआ नहीं है बिल्कुल। जो यूपीएससी का मेरा रेफरेंस बुक था पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत आपका स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। हाँ, हालाँकि एनसीईआरटी क्लास 11th का जो है, वो मैंने उसको अच्छे से प्रेफ़र किया था, मतलब ज्योग्राफी। सारे सब्जेक्ट की या जियोग्राफी? नहीं, केवल ज्योग्राफी की। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी अलग से नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जवाहर नवोदय विद्यालय का रहा है, वहाँ पे एनसीईआरटी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी थी मेरी। तो मुख्यतः उसका रोल रहा है, मेरे नवोदय विद्यालय अच्छा, का। उसको देखते हुए आपको लगता है कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग में उनको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए क्योंकि आपका बेस तो रहा है, लेकिन जो नए छात्र हैं वो नहीं पढ़े होते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र रहते हैं लेकिन नहीं पढ़े होते हैं। आपको लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है? एनसीईआरटी अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और थोड़ा वो आसान लैंग्वेज में दिया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्लास 11th का और मैं मुख्यतः बोलूँगा क्लास 11-12 का। 12th का आप हिस्ट्री पढ़िए, क्लास 11th का ज्योग्राफी पढ़िए और क्लास 12th का इकोनॉमिक्स पढ़िए। ऐसा कर सकते हैं आप। और बाकी रिवीजन के लिए मुख्यतः जब आपको पूरी तरह सिविल सर्विसेज बेस्ड होना है तो आपको रेफरेंस बुक करना ही करना है। और सीसेट के लिए कुछ आपने मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट किया था, कुछ लगाया था, कोई बुक वगैरह फॉलो की नहीं, थी? नहीं, मैं सीसेट के लिए तो कुछ भी नहीं किया था क्योंकि यूपीएससी में मेरा सीसेट अच्छा खासा है, तो उससे मेरा हो गया था यहाँ पे। बाकी मैंने इसके लिए जो
गद्यांश वगैरह हैं, तो उसकी थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर ली थी और इंग्लिश का कर लिया था। तो यहाँ पे क्वालीफाई हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस में जो आपका सबसे पहला पेपर होता है, वो होता है हिंदी का। तो हिंदी के लिए क्या बुक आपने पढ़ी थी? क्या सोर्स रखा था? हिंदी के लिए एस कुमार का बुक आता है वो, और मेरा ये था कि मैं लास्ट के जो 5 डेज़ थे उसी में मैंने हिंदी की तैयारी की थी। तो मैंने पीवाईक्यू जो थे हिंदी के 30 साल के, तो मैंने उसको अच्छे से रट लिया था। चाहे विलोम शब्द हो, मुहावरे हों, मैंने उसको अच्छे से रट डाला था। ठीक है? शुद्ध-अशुद्ध हो गया। और बाकी जो पत्र हैं, पत्राचार होते हैं, आपका शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र है, ठीक है? तो मैंने उसकी अपने से उसकी वो परिभाषा, उसकी फ्रेमिंग, उसके प्रारूप तैयार कर लिए थे और उसी को मैं लास्ट टाइम मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन किया एस था। कुमार सर वाली बुक में क्या रहता है? मतलब एस कुमार वाली सर में आपका ये है कि पत्राचार आपको अच्छे से मिल जाएँगे, ठीक है? और जो आर-ओ-आर-ओ का समीक्षा अधिकारी का वो आता है, उसमें आपको विलोम मिलेंगे, अनेक शब्द के एक शब्द मिलेंगे शायद, और पर्यायवाची मिलेगा, और क्या नाम है, शुद्ध-अशुद्ध मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। तो हिंदी के लिए यही है कि हिंदी का आप यही करिए कि आप जैसे जब तैयारी में आ रहे हैं, तो आप पर डे विलोम शब्द हो गया, आपको रटते रहिए, ठीक है? शुद्ध-अशुद्ध देखते रहिए। वहाँ वाक्य भी आते हैं, वहाँ पे शुद्ध-अशुद्ध वाला में अधिकांश बार होता है कि हम बिंदी छोड़ देते हैं। उसपे जो माइनर चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान देनी है। आप अगर विलोम शब्द लिख रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे एक बिंदी छोड़ दिए, तो उसकी वजह से आपका पूरा नंबर कट सकता है। मुहावरे में अर्थ भी लिख रहे हैं, आप उसपे कोई भी मात्रात्मक त्रुटि करते हैं, तो वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरा पेपर जो होता है एसए का होता है। एसए के लिए क्या आपने मतलब फ्रेमिंग कैसी आपकी रहती थी? कैसे आप एसए लिखते थे? स्टार्टिंग कहाँ से होती थी? बीच में आप क्या इंक्लूड करते थे? लास्ट में आपका कंक्लूजन कैसे रहता था? जैसे कोई भी ऐसे है, तो मेरा मूलतः होता था, जैसे पिछली बार था कि वो महिलाओं का जो विकास है वो मिथक है, या उस पे जो बताना था। तो मैंने उसको हाइपोथेटिकल चीज़ें से शुरू की थी। एक मैंने अपने से उदाहरण तैयार किया था कि रमा है, वो बालकनी में खड़ी है और वो सोच में डूबी है, 2047 का समय है, सांसद में इतनी उनकी भागीदारी हो चुकी है, ये सारी चीज़ें सोच रही है। तब तक उसकी मम्मी आके पीछे धक्का देती है उनको, तो बोलती है, "क्या हुआ रे? कहाँ खोई है?" तो यही सब मतलब कुछ आपको मतलब वो अपनी तरफ विस्मयादिबोधक, से हाँ। आपने इनोवेट किया था। हाँ, अचानक उसमें जैसे आपकी भूमिका खत्म हो, आपको विस्मयादिबोधक चीज़ें वो आप आपको हाँ, दिखें। जिससे जो एग्ज़ामिनर है जब वो पढ़े तो उसको लगे हाँ, कुछ तो कुछ ख़ास है नया इसमें। किया है। जी, तो फिर मैं उसको इंटरलिंक करता था तुरंत भूमिका को, मतलब कि डेढ़ पेज में मैं खत्म कर देता था, इंटरलिंक करता था उससे, जो टॉपिक है उससे। फिर मैं उसके बॉडी में उसको पेस्टल फॉर्म में हो गया कभी, तो कभी मैं दूसरे फॉर्म में उसको ऐड कर लेता, देख लेता था कि वहाँ की स्थिति क्या है, उसको कैसे मैं जोड़ सकता हूँ। बाकी कंक्लूज़न मैं दोनों पक्ष लेता था, पॉज़िटिव, नेगेटिव। जैसे अगर मिथक है, तो मैं उसको मिथक बताऊँगा, लेकिन लास्ट में मैं उसको कंक्लूज़न के समय उसके करीब 1-2 पेज में पॉज़िटिव लिखूँगा। सरकार के द्वारा जो भी उत्तर प्रदेश सरकार जो योजनाएँ चला रही हैं, केंद्र सरकार जो चलाई रही हैं, जो भी सिविल सोसाइटी है वो क्या चला रही है, और फिर जो कंक्लूज़न है उसके उसमें आपका जो भी दृष्टिकोण है वो अच्छा पॉज़िटिव होना चाहिए। तो बीच में आप कोटेशन वगैरह या कोई कहानी, कविता कुछ लिखते थे बीच के पार्ट में? नहीं, बीच के पार्ट में तो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि यूपीएससी वाला जो था मेरा माइंडसेट हो गया था निबंध लिखने का। तो मैं शुरू में एक कोट्स डालता था और एक लास्ट में डालता था। बीच में मैं हो गया शायद कभी आ गया दिमाग में तो मैं डाल देता था, नहीं वरना नहीं। पैराग्राफ कितने लाइन का हाँ, लिखते थे आप? पैराग्राफ ये है कि मैं पैराग्राफ 1 पेज अगर है तो मैं मैक्सिमम 4 से 5 लाइन का एक पैराग्राफ लिखता था। यानी कि 1 पेज में 3 पैराग्राफ मेरा जाता था। एक पेज में 3 हाँ, पैराग्राफ, मतलब जी। उतना अगर लिखते हैं तो सही से दिखता है, मतलब जी, क्लियर जी। दिखता है। जी, क्लियर दिखता है। और मतलब पढ़ने में आपकी सुस्पष्टता होनी चाहिए निबंध में, और निबंध में आपकी मौलिकता झलकनी चाहिए, जो भी आपकी मौलिक चीज़ें हैं वो झलकनी चाहिए। ब्लैक, ब्लू दोनों पेन का यूज़ करते थे निबंध में, या कहीं अंडरलाइन करते थे आप ब्लैक से? नहीं, नहीं, मैं ब्लैक पेन यूज़ ही नहीं किया हूँ कभी भी। मैं ब्लू पेन का ही यूज़ करता था। अंडरलाइन हालाँकि मैं ब्लू पेन से ही कर लेता था। मैं एल्कोज़ का वो क्या नाम है, पेंटोनिक जेल पेन जो आता है उसका मैं यूज़ करता था। तो पूरे मेंस के दौरान आपने सिर्फ ब्लू पेन से ही यूज़ किया था? जी, जी, पूरा ब्लू पेन। हाँ। क्योंकि यूपीएससी को मैं कॉपी किया था, हाँ। वही लिखता था मैं। मेरी आदत हो गई थी पेन नहीं चेंज करने की। हाँ। तो मैं केवल ब्लू पेन से लिखता था। हालाँकि मेरे को समय कंप्लीट हो जाता था 2 घंटे 50 मिनट में, तो 10 मिनट में मैं जो पॉइंट छूटे होते थे, जैसे कि 1, 2, 3 डाल देता था, अंडरलाइन कर देता था। उसी ब्लू वाली पेन हाँ, से? ब्लू वाली पेन से ही मैं कर कौन-सा देता। पेन यूज़ करते थे? ये पेंटोनिक जेल। 10 ₹10 हाँ, की आती ₹10 की है? आती है। वो तो बड़ा स्याही बड़ा फेंकती है, कैसे हाँ, नहीं कैसे यूज़ स्याही करते? शुरू में मैं क्या करता था ना उसको, जैसे मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम था तो मेरी बहन को मैंने दे दिया था, करीब 10-15 पेन दे दिया था उसको चलाने के लिए। हाँ। तो वो शुरू के कुछ चला देती थी हाँ। और मैं उससे जाके लिखता था, और लास्ट टाइम थोड़ा-सा वो हल्का हो जाता है, फिर आप उसको हटा दिए। यानी एक मैं क्या करता था, थोड़ा-सा आपको स्टडी अपनानी पड़ेगी। हुँ। शुरू में थोड़ा-सा लिखिए, हुँ। लगभग उसको 10% खर्च कीजिए। हुँ। फिर उसको आप उसके लिए यूज़ करिए। लास्ट में जब खत्म होने वाला होगा, 10 आपको लग जाएगा हल्का लिखा रहा है तो उसको हटा दीजिए। यानी कि एक पेपर कंप्लीट करने में मुझे 4 पेन लगते थे इसमें, इस प्रकार से। मेंस वाले में। जी। अच्छा, पेपर जो आपका जीएस वाला पार्ट होता है उसकी बात करें, जीएस 1 से लेके आपका जो 6 तक का पार्ट होता है उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी? क्या सोर्स आपने फॉलो किया था? जी। जैसा कि जीएस 1 से जीएस 4 है, वो यूपीएससी से कोइंसिड करता है। बिल्कुल। तो मैं यूपीएससी की तैयारी किया था अच्छे से, हुँ। तो मेरा वहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सभी सब्जेक्टों की अच्छे से हो गई थी। बाकी मैं जो भी डायनामिक पोर्शन्स हैं, मैंने उनको करंट से अपडेट किया था। उसके वैल्यू एडिशन के लिए डाटा, फैक्ट, फिगर अच्छे से तैयार कर लेता था कि अच्छा अगर ये आ रहा है तो मैं, अगर मान लीजिए कि कोई ग्रोथ दिखाना है आपको
कि सस्टेनेबल ग्रोथ है आपका इंडिया का, नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया है, उसका अगर ग्रोथ दिखाना है मेरे को, तो मैं उसको क्या करूँगा कि उसको मैं या तो एक दंड आरेख बनाऊँगा, उससे उसको ग्रोथ दिखाऊँगा। मेरी ये आइडिया होती थी कि अगर इकोनॉमिक्स का है, तो मैं इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स जो परिभाषा है, जो उसके अपने ग्लोसरीज़ हैं, वो मैं यूज़ करूँगा। उसकी जो डायग्राम है, वो यूज़ करूँगा। और मूलतः आपको ये करना भी चाहिए। अगर सोसाइटी है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे साइंस एंड टेक है, तो उसका लैंग्वेज आपका अच्छा खासा यूज़ उसमें होना चाहिए। तभी आपको अच्छे खासे नंबर वहाँ पे अवार्ड किए जाएँगे। अच्छा, एथिक्स के लिए कुछ आपने पढ़ा था, मतलब क्या सोर्स आपने एथिक्स के लिए रखा? एथिक्स के लिए तो मैं मूलतः देखिए मैं क्या था ना कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपकी एथिक्स सही है अच्छी-खासी, अगर आप हाइपोथेटिकल अच्छे खासे सोचते हैं, तो एथिक्स आपका अपने आप सही हो जाएगा। आप चीज़ों को इंटरलिंक करना सीखिए। जैसे मान लीजिए एथिक्स में 12 पॉइंट्स है, 12 कुल शब्दावलियाँ हैं एथिक्स की, जैसे कि इंटीग्रिटी है, फिर आपका पारदर्शिता है, सत्यनिष्ठा है, ठीक है? निष्पक्षता है। तो ये किस प्रकार से एक-दूसरे से इंटरलिंक है। अगर आप सत्यनिष्ठ रहेंगे, तो किस प्रकार से आप निष्पक्षता का पालन करेंगे? किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार मुक्त रहेंगे? किस प्रकार से आप मतलब कि वो क्या नाम है, पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, गैर पक्षपात रहेंगे। तो ये आपके पास इंटरलिंकिंग अपनी होनी चाहिए। तो इसके लिए ये चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जिनका एथिक्स में बहुत अच्छा खासा नंबर आता है, ठीक है? कुछ लोग होते हैं एथिक्स में उनका खराब नंबर आता है। तो दिक्कतें ये है ना कि इसमें वो अपनी मौलिकता नहीं ला पाते हैं। उनको अपने से इसमें सोचना होगा, उनको थोड़ा-सा मौलिक होना पड़ेगा, नैतिक होना पड़ेगा इन चीज़ों को लेके। अच्छा, पेपर 5 और 6 के लिए क्या पढ़ा था आपने? पेपर 5, पेपर 6 के लिए मैंने क्या किया था, जब मैं दिल्ली में था, जब बीपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो मैं उस समय क्या किया था कि पेपर 5, पेपर 6 के लिए क्वेश्चन बैंक थे। पेपर 5 के, पेपर 6 के मैंने उसको ले लिया था, ठीक है? तो मैं उसको ले लिया था, मैं सोचा बाद में पढ़ूँगा इसको जब बीपीएससी बीत जाएगा तो मेरा जब बीपीएससी बीत गया 19 अप्रैल को, तो मैं यहाँ पे प्रयागराज में, वहाँ पे मुझे मुझे पीयर ग्रुप नहीं मिल पा रहे थे। तो मेरे को दीपांशु सर हैं दृष्टि के, उन्होंने बोला कि वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे आपको ऑफलाइन मिल जाएगा दृष्टि में। तो मैं यहाँ पे आ गया था, ठीक है? तो 40 दिन मुझे मिले थे पीसीएस के लिए। तो मैं उस समय यहाँ पे आके अच्छी खासी तैयारी किया था, और जब वो मैंने वो बुक वहाँ पे खरीदे थे, पेपर 5, पेपर 6 के लिए मैंने केवल उनको ही रटा हुआ था और कुछ भी नहीं किया था। कौन-सी बुक थी? जी, वो मैं भूल गया हूँ, उस पे मेरे पास वो बुक है और ढूँढना पड़ेगा। वो पीवाईक्यू थे सारे। हाँ। पीवाईक्यू नहीं थे, एक ही साल के पीवाईक्यू थे, बाकी हर टॉपिक पे पोस्ट लगभग 10 से प्रिंट। 12 क्वेश्चन थे, संभावित क्वेश्चन थे हुँ। उस पे। और जीएस 6 के लिए मैं क्या किया था कि जो भी बजट है, आपका इकोनॉमी सर्वे है, जो भी योजनाएँ हैं इनकी, उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको मैं रट गया था। थीम वाइज़, महिलाओं पे, दिव्यांगजन पे, बच्चों पे, ठीक है? और सारी चीज़ें इनका मैं अच्छा खासा योजनाओं का लिस्टिंग कर लिया था, और एग्ज़ाम के जस्ट 1 घंटे पहले मैं उसको रटता था और मैं उसको जाके लिखता था। अगर आप लिखेंगे, अगर उत्तर प्रदे और ये देखिए कि अगर आप पेपर 5, पेपर 6 लिख रहे हैं, तो आपको उस 3 घंटे में अपने व्यक्तित्व को केंद्र से हटा के थोड़ा-सा आपको यूपी ओरिएंटेड होना ही होना है। हाँ, तो आपको मैक्सिमम जो होगा यूपी सरकार की जो भी आपकी स्कीम्स हैं, वो उनको डालना है। क्योंकि आप जा रहे हैं यूपी सरकार में, तो आई आप थिंक इसीलिए पेपर 5 और 6 इंक्लूड किया गया जी, कि आप यूपी की तरफ ध्यान। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, लास्ट में कुछ और सजेशन आपका रहेगा जो आपके छोटे भाई बड़े जो आपके वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन आपका रहेगा? किस तरीके से मतलब तैयारी अपनी करें, जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर उसके अलावा भी आगे अटेम्प्ट्स देने वाले हैं उनके लिए? मेरा यही रहेगा कि अगर आप तैयारी में आ रहे हैं, तो पहले जो भी सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनका आपके पास अच्छा खासा नोट्स हो, ठीक है? सबसे पहले अगर आप पढ़ने आ रहे हैं, तो उसपे ध्यान दें। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम है, उसपे थोड़ा-सा कम ध्यान दें, मतलब रेशियो थोड़ा कम रखें, क्योंकि उसके बाद जो लाइफ़ अगर आपको मिल जाती है अच्छी खासी, तो उसके बाद उसके लिए बहुत सारे समय है, उसको एन्जॉय कर कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन अगर आप आ रहे हैं 2 साल के लिए यहाँ पे, आपके माता-पिता जो संघर्ष करके आपको यहाँ पे भेज रहे हैं, तो उसको हमेशा याद करिए। जब रात को सोइए, तो देखिए कि हाँ, अभी मेरे माता-पिता क्या कर रहे होंगे। तो मैं क्या करता था, मैं सोचता था कि अच्छा, मैं अभी इतने बजे सोने जा रहा हूँ, ठीक है? अब इतने बजे मेरे पिताजी, मेरा यही है कि मैं 4 बजे तक सोता था, लेट ही सोता था, 4-3 बज जाता था रात को। उससे मेरे मेरे पिताजी उठ के दुकान जाते थे। ठीक है, मसाले की दुकान है, तो उसपे वो संघर्ष करते थे। तो मैं यही सोचता था कि वो वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे करूँ, ठीक है? तो जब वो तबीयत खराब होने के बावजूद दुकान पे जा सकते हैं, तो मैं तबीयत खराब होने के बावजूद क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ, तो मैं 100% उस पे दे दूँ, ताकि 2-3 साल में मैं भी कुछ अच्छा कर लूँ, फिर उनकी लाइफ़ सिक्योर हो जाए। तो मैंने वही किया, और यही होगा कि आप मोटिवेशन एक रखिए। मैं किसी भी चीज़ में आने के लिए, लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन चाहिए, अब मुझे समझ में आता है क्यों चाहिए। क्योंकि आप भटके नहीं, और वो मोटिवेशन आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप हो सकता है, आप उसको लेके चलिए। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।